सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम लीडर्स एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पॉलिटी की इस क्लास में जो हमने शुरू कर रखी है, हम राष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 61 तक हम कवर कर चुके हैं। जो अब अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भाई, उपराष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, कब कितना उसका टाइम पीरियड होता है, क्या उसकी योग्यताएं होती है, संविधान में उसका कितना क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो शुरू होगी हमारी आर्टिकल नंबर 63 से। आर्टिकल नंबर 63 में क्या है देखो एक बार, 63 में है भाई, जो भारत का है ना एक उपराष्ट्रपति होगा। भाई, भारत का उपराष्ट्रपति कितना होगा? एक होगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 64 में ये बोला गया है कि भाई जो उपराष्ट्रपति होगा ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो राज्यसभा है उसका सभापति होने वाला है वो कौन है? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक ये बात भी मेंशन की गई है कि भाई जो उपराष्ट्रपति है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, उसका सभापति होगा। क्या लिखा गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता भाई। ठीक है ना। इसलिए अगर वो सदस्य नहीं है तो कोई भी बिल वगैरह आएगा तो उसके ऊपर वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं है उसके पास। ठीक है ना। इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। ठीक है ना। इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, कोई भी बिल वगैरह हो, क्योंकि वोटिंग तो वही कर पाएगा ना जो राज्यसभा का सदस्य होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है बल्कि उसका सभापति है। लेकिन साथ में यह भी बोला गया है निर्णायक मत देने का इसको अधिकार है। निर्णायक मत का मतलब है कोई बिल आता है भाई, मान लिया उस पर 100 तो उसके फेवर में आते हैं, 100 उसके अगेंस्ट में आते, तो इस प्रकार जो उपराष्ट्रपति है ना वो अपना वोट जिस साइड चाहे डाल करके मतलब उस बिल को पास कर सकता है। यानी कि 100 उस साइड है, 100 उस साइड है। अगर ये अपना वोट डालेगा तो वो तो एक डिसीजन वोट हुआ ना, अगर भाई फेवर में है कि नहीं है। इसलिए इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है, अधिकार है। ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 65 में बोला गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था भाई, अगर जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होगा तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो वही बात आर्टिकल नंबर 65 में मेंशन की गई है भाई। ठीक है ना। ओके। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 में बोला गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, कौन कौन उसमें भाग लेगा। पहली बात तो भाई, अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए उसके 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि कुछ 20 तो वो होने चाहिए जो लिखित में लिख के दे, और 20 का उसके साथ क्या होना चाहिए? सपोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति वाले में ये बात क्या थी भाई, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। ठीक है ना। क्या इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। इसका जो मतदान होगा भाई वो गुप्त होगा
और अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कैसे होगा? गुप्त और अप्रत्यक्ष, यानी कि किसको हम वोट डाल रहे इस बात का पता नहीं चलेगा। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता भी जिसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। राष्ट्रपति के बारे में भी यही है, उसका भी मतदान गुप्त और अप्रत्यक्ष होता है। मतलब गुप्त का तो मतलब समझ में आया होगा, अभी मैंने किसको वोट डाला किसी दूसरे को नहीं पता। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते, क्योंकि हम खुद वोट नहीं डालते। डालता कौन है? हमारे एमएलए या फिर हमारे एमपी डालेंगे वोट, जिनको हमने चुन के भेजा। हमने उनको दिया, उन्होंने किसको चुना? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, ये हो गया इनडायरेक्ट सिस्टम। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त व अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, ठीक है ना भाई। तीसरा भाई, इसमें कौन कौन भाग लेंगे? इसमें संसद के सभी निर्वाचित सांसद भाग लेंगे, जो नॉमिनेटेड भी होंगे और इलेक्टेड भी होंगे। ठीक है ना, इसमें कौन कौन भाग लेगा? इसमें संसद के सभी सांसद कौन से? नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, दोनों लेंगे भाई। लेकिन राष्ट्रपति वाले में क्या था? सिर्फ इलेक्टेड भाग लेंगे, न कि नॉमिनेटेड। और उसमें साथ में कौन ले रहे थे? राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में सिर्फ और सिर्फ सांसद लेंगे, जो नॉमिनेटेड होंगे और इलेक्टेड भी होंगे, प्लस दोनों। कहने का मतलब, जैसे राज्यसभा में हम उपराष्ट्रपति के लिए कौन था? सिर्फ 233, 12 नहीं थे। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति के लिए वो 12 भी भाग लेंगे। ठीक है भाई। क्या था आर्टिकल नंबर 63 में? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। 64 में क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। वो खुद उस सदन का सदस्य नहीं होगा, लेकिन सदन का सदस्य नहीं है तो उसको वोट डालने की भी कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि बिल मतलब इतने ही वोट पक्ष में, इतने ही अगेंस्ट में, तो वो अपना डिसीजन वोट डाल करके बिल को पारित करवा सकता है। 65 में क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, ऐसा बोलता अनुच्छेद नंबर 65। 66 में क्या है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेने वाला है? कैसे वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है? कैसे खड़ा हो सकता है भाई? उसके लिए पहले तो 20 प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त व अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, किसी को पता नहीं चलेगा हमने अपना वोट किसको दिया है। इसमें कौन कौन भाग लेगा? संसद के सभी सांसद, सभी के सभी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, जो नॉमिनेटेड भी होंगे और प्लस इलेक्टेड दोनों होंगे। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 66। 67 में क्या है? 67 में ये बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है ना, वो कितनी होने वाली है। भाई उपराष्ट्रपति जब चुना जाएगा तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा भाई? वो चुना जाएगा 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है ना। और राष्ट्रपति वाले में हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन कितने समय के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता भाई। ठीक है। इसके बाद आता है भाई 67A। 67A में बोला गया जो उपराष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। यानी कि मान लो उपराष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? वो अपना त्यागपत्र में राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और हम जब कल की क्लास में पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ा था अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है ना। 67 का भाई फिर आता है बी। 67 का बी में मेंशन किया गया भाई अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, इसको भी हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि राष्ट्रपति की है। ठीक है ना। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए भाई। पहली बात तो 14 दिन पूर्व
सूचना दी जाए। भाई हम उसको हटाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे उसको हटाने का, ठीक है। अब बात ये आती है भाई इसको हटाने का प्रोसेस शुरू कहां से होगा, लोकसभा से या राज्यसभा से? क्योंकि राष्ट्रपति का तो हमने पढ़ा था, चाहे लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से। इसका भाई क्या होगा, ये सभापति किसका, राज्यसभा का। तो इसको हटाने का प्रस्ताव भी कहां से शुरू होगा, इसको हटाने का प्रस्ताव भी क्या होगा, राज्यसभा से शुरू होगा। लिखो, इसको हटाने का प्रस्ताव, इसको हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश होगा, पहले राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, ठीक है ना। इसको उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पहले पेश नहीं किया जा सकता, पहले राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर लोकसभा में आएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, राष्ट्रपति का कैसे था, लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भाई 67 का सी। मान लो उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया, ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की शपथ, भाई 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेगा भाई, ये शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के सामने। किसके सामने शपथ लेगा ये, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष, ठीक है ना। पहली बात तो किसके सामने, राष्ट्रपति। मान लो राष्ट्रपति नहीं है और उन्होंने किसी को अपॉइंट कर रखा है, तो वो उसके सामने शपथ लेगा। राष्ट्रपति किसके सामने ले रहा था, सीजीआई के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई, ठीक है ना। दोनों को साथ के साथ कंपैरिजन करते हुए चलना, ठीक है। अगला है भाई आर्टिकल नंबर 70 में क्या, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी कि ऐसी स्थिति आ जाती है, राष्ट्रपति तो है लेकिन वो कहीं विदेश में गए हुए हैं और देश में यहां पर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है भाई, कुछ परमिशन टाइप लेने की जिसका संविधान में जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में जो डिसीजन लेना होगा वो राष्ट्रपति लेगा, लेकिन राष्ट्रपति तो विदेश गए हुए, तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किसके पास होगी, उपराष्ट्रपति के पास, भाई, ठीक है ना। ऐसा करो, लिखो, जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो और ऐसी स्थिति आ जाए जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, तो निर्णय उपराष्ट्रपति लेगा, भाई। निर्णय कौन लेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। समझना बात को, राष्ट्रपति तो है लेकिन वो देश में मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर विदेशी दौरे किसी भी काम से गए हुए हो और हमारे यहाँ पे उनकी जरूरत है किसी डिसीजन को लेने की, तो ऐसे में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा भाई उनका, ओके।
अगला है भाई राष्ट्रपति 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा। ऐसा हो जाए भाई उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव पे कुछ आरोप लग जाए, भाई इनके चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसका निपटारा कहाँ पे किया जाएगा? उसका निपटारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। जो उन्होंने फैसला दे दिया वही मान्य होगा भाई, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने? 67 में उपराष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होने वाली है? 5 साल। 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके क्या देगा? अपना त्यागपत्र। 67 में बी में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले, यानी कि जब उसको हटाने की प्रक्रिया हो। एक बात मैं बता दूं भाई, राष्ट्रपति के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई महाभियोग वगैरह ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया है कोई भी। बस उसको जस्ट ऐसे लिखा गया भाई हटाने से पहले, ठीक है ना। कहीं पे ऐसे मत यूज करना भी उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, प्रक्रिया सेम है लेकिन वर्ड यूज नहीं किया गया इसके लिए, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए। इसको हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश होगा, क्योंकि ये क्या नाम है, सभापति उसी का है लेकिन वहां का सदस्य नहीं है। 67 से उपराष्ट्रपति पद तक तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। मान लो वो प्रस्ताव था हटाने का, वो पास हो जाए और उपराष्ट्रपति को तब तक रहेगा वो अपनी जगह पर जब तक दूसरे का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक दूसरा नहीं चुन लिया जाता। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ यानी कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति। उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा? या तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है तो वो जिसको भी अपॉइंट करके गए उसके सामने। 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि भी राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है और कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए जिसका संविधान के अंदर जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे केस में उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। 71 में है भाई राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसके बारे में जो डिसीजन होगा, जो फैसला सुनाएगा, वो कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा भाई, ठीक है ना। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 71, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का वर्णन है वो संविधान में 63 से लेकर के 71 तक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद आता है वो है सॉरी, उससे पहले भाई हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या हैं और अब तक उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी कि अगर कोई भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये देखो, पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो भाई, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। यही बात राष्ट्रपति के में भी थी, भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई वर्णन नहीं है। और राष्ट्रपति के लिए भी इतनी ही एज थी। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, ठीक है। इसके बाद तीसरी है, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ठीक है ना। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और राष्ट्रपति के लिए क्या था? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने। चौथा, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और लाभ के पद में किस किस को शामिल नहीं किया गया है?
ना तो राष्ट्रपति लाभ का पद माना गया, ना उपराष्ट्रपति, ना ही राज्यपाल और ना ही कोई भी मंत्री पद, ये लाभ के पद में नहीं आते भी, ठीक है ना। ये योग्यताएं होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। एक और ऐड कर सकते हो भाई, वह पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है ना। सेम वही है राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति की, बस एक चीज है, राष्ट्रपति लोकसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य। इसके बाद भाई हमने पढ़ा 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। उसका निर्वाचक मंडल, उसकी पदावधि, शपथ किसके सामने लेगा और उसकी योग्यताएं क्या होगी। अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं हमारे भारत के अब तक के उपराष्ट्रपति कौन रहे। इनको भी उसकी तरह ही, राष्ट्रपति की तरह ही क्रॉनिकल ऑर्डर में याद करना है। पहला देखो, पहले थे भाई हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर के 1962 तक रहा। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड रहा 1962 से लेकर के 67 तक रहा भाई, ठीक है ना। ये भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, सॉरी राष्ट्रपति रहे। फिर तीसरे नंबर पर है वीवी गिरी। वीवी गिरी 67 से 69 तक, ये सिर्फ 2 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहां से तो इस्तीफा दे दिया और फिर वहां पर जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। देख लेना राष्ट्रपति में इनका क्या टाइम पीरियड था, 69 से 74। इंदिरा गांधी ने इनको कहा था आप उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे करके वहां पर किसका, राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। और उनके टाइम पे एक और घटना हुई थी भाई, इनके टाइम पे वोटिंग क्या गई थी, दोबारा मतलब काउंटिंग दोबारा की गई थी, ठीक है ना। चौथे नंबर पर जो हमारे उपराष्ट्रपति आए वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। 69 से लेकर के 74 तक इनका टाइम पीरियड रहा। पांचवें नंबर पर आए बीडी जत्ती। बीडी जत्ती 74 से लेकर के 79 तक ये रहे। छठे नंबर पर आते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला का टाइम पीरियड 74 से लेकर के 84 तक रहा भाई, सॉरी 1979 से लेकर के 84 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो राष्ट्रपति के पद की तरह भी काम करा, उपराष्ट्रपति भी रहे और सीजीआई भी रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सातवां है भाई आर वेंकट रमन। 84 से लेकर के 89 तक ये रहे। आठवें नंबर पर हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका टाइम पीरियड रहा 87 से लेकर के 82 तक। नौवें नंबर के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं के आर नारायण। के आर नारायण का टाइम पीरियड 92 से लेकर के 97 तक रहा। 10वें नंबर पर जो हमारे अगले उपराष्ट्रपति आए वो थे कृष्णकांत। कृष्णकांत का टाइम पीरियड 97 से लेकर के 2002 तक रहा। फिर 11वें नंबर पर जो आए वो थे भैरव सिंह शेखावत। इनका टाइम पीरियड 2002 से लेकर के 2007 तक रहा। फिर 12वें नंबर पर आते हैं हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का भी 2007 से लेकर के 2017 तक रहा। ये लगातार 2 बार चुने गए थे भारत के उपराष्ट्रपति। एक तो ये 2 बार चुने गए थे लगातार और एक ये चुने गए थे, ठीक है ना। 13वें नंबर पर जो आते हैं हमारे वो एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू का टाइम पीरियड 2017 से लेकर के 2022 तक रहा। अब जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जगदीप धनखड़, ये 2022 से लेकर के अब तक भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए। देखो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो कितवें नंबर के, 14, लेकिन कल जो राष्ट्रपति पढ़े थे वो वर्तमान में कितवें नंबर के, 15वें। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है और जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते करंट के हिसाब से, भाई ये मतलब कौन से कितवें नंबर के हैं वर्तमान में, ठीक है ना। ये भाई हमने पढ़े भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर के वर्तमान तक। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद आता है भाई वो आता है 72 तहत। भाई राष्ट्रपति के पास कुछ अक्षमादान शक्तियां अपराधियों को लेकर। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, किसी की कम कर सकता है। मतलब ऐसी 4 कैटेगरियां हैं, कौन सी के तहत वो क्या क्या कर सकता है।
एक क्रिमिनल को लेके राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। पहली तो है भाई अक्षमा। अगर राष्ट्रपति किसी अपराधी को अक्षमा कर दे, चाहे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया हो, चाहे मृत्यु दंड भी क्यों ना सुनाया गया हो, अगर राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया तो उसकी मतलब बंदीकरण और उसका दंड दोनों के दोनों माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। क्या होगा इसमें, बंदीकरण व दंड को बिल्कुल हटा दिया जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और दोषी को पूर्णतया मुक्त कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति किसी को अगर अक्षमा कर देगा, चाहे उसको आजीवन कारावास हो, चाहे उसको फांसी की सजा सुनाई हो, कैसा भी हो भाई, उसको क्या कर देगा, पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसको माफी दे दी जाएगी राष्ट्रपति 72 के तहत अक्षमा में। ठीक है ना। अच्छा भाई, लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, मान लो किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है और उसने राष्ट्रपति के पास माफी की यानी कि अक्षमा की याचिका डाल दी और राष्ट्रपति ने उसको खारिज कर दिया, तो वो उसको दोबारा दायर नहीं कर सकता, यानी कि अक्षमा की याचिका को सिर्फ एक बार ही दायर किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद अभी लघुकरण। लघुकरण में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, सजा की प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है। मान लो उसको 2 साल का कठोर कारावास सुनाया गया है, तो वो उसमें क्या कर लेगा भाई, उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। ठीक है ना। लघुकरण में क्या होगा, दंड की प्रकृति में चेंज, दंड की प्रकृति में बदलाव, दंड की प्रकृति में बदलाव। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, साधारण कारावास में बदलना, कारावास में बदलना। उसको कठोर सजा सुनाई गई भी, मतलब किसी भी तरीके से हो सकती है भाई, इसको बांध के रखना है, इसको इतने टाइम के लिए, इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसको बाहर नहीं रखना, मतलब ऐसे उसको साधारण कारावास में बदल सकता है भाई वो उसको। ठीक है ना। चलो, परिहार में क्या है, परिहार में क्या है, उसकी प्रवृत्ति में बिना चेंज किए, उसकी दंड की प्रकृति में बिना चेंज किए क्या कर सकता है, वो उसको कम कर सकता है। मान लो 4 साल का कठोर कारावास है, तो उसको 2 साल के कठोर कारावास में बदल सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में चेंज नहीं आएगा। इसमें प्रवृत्ति को बदले बिना सजा को कम किया जाता है, सजा को कम कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे 4 साल के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। ठीक है ना। ऐसे भाई। फिर आता है भाई प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होगा, दोषी को अक्षमा याचना करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो माफी वगैरह मांग सके। इसमें दोषी को अक्षमा याचना के लिए समय दिया जा सकता है, समय दिया जाता है भाई। ठीक है ना भाई, वो इसके लिए मतलब माफी वगैरह मांग सके। क्या क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है, वो क्रिमिनल्स की, अपराधियों की सजा में कुछ बदलाव कर सकता है। कैसे,
अक्षमा में तो भाई बिल्कुल उसकी बल्ले बल्ले होगी, यानी कि उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया, उसका बंदीकरण भी हटा दिया, उसका ऊपर जो दंड था जो भी, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री कर दिया उसको। लघुकरण में क्या होगा, दंड की प्रवृत्ति में बिना बदले उसके दंड की प्रकृति में बदलाव, यानी कि 2 वर्ष के कठिन कारावास को किस में बदल दिया जाएगा, साधारण कारावास। तीसरा है परिहार, इसमें सजा तो कम होगी लेकिन दंड की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पहले 2-4 साल का कठोर कारावास था तो उसको कम करके 2 वर्ष का कर देंगे, रहेगा कठोर ही। प्रविलंबन में क्या होगा, इसमें दोषी को अक्षमा याचना करने के लिए थोड़ा बहुत समय दिया जाता है ताकि वो अक्षमा याचना कर सके। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 72। इसके बाद भाई जो अगला आता है वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 73। आर्टिकल नंबर 73 में बोला गया संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है उसके बारे में जो कानून बनाना होगा वो उसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। भाई देखो एग्जाम में है ना, आपको वर्डिंग ये एज इट इज लिखी मिलेगी, मैं उनको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा भाई, ठीक है ना। संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार का मतलब है भाई जो कार्यकारिणी है हमारी, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके मामले में जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ये बात कौन कहता, आर्टिकल नंबर 73। इसके बाद भाई जो अगला है 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। और जो भी सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति को भी माननी भी होगी। क्या, वो सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी, माननी होगी, ठीक है ना। जो मंत्री परिषद उसको सलाह देगी ना वो उसको माननी पड़ेगी। ये बात आर्टिकल नंबर 74 में। भाई जो आर्टिकल नंबर 75 है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड और इसके पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में वर्णन है। इसका जो पहला भाग है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी। हमने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे जब उसकी अपॉइंटमेंट में भी पढ़ा था। जो प्रधानमंत्री है भाई उसको नियुक्त किया जाता, न कि उसको चुना जाता है, ठीक है ना। और कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और किसको नियुक्त करेगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी पार्टी संसद में जाएगी जीतकर, जितने भी उसके एमपी होंगे वो ये बोलेंगे कि हम इस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारी जो वोट है वो इस व्यक्ति के साथ है, हमारा जो बहुमत है वो इस व्यक्ति के साथ है। तो फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। आर्टिकल नंबर 75(1), ठीक है ना। दूसरा है भाई मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद धारण करेंगे, वह उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि सरकार बनने के बाद क्या होता है ना, विभाग आवंटित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, और उनके लिए जो मंत्री बनेंगे वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे और उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, उसको जवाबदेह भी होंगे। ये बात कहता आर्टिकल नंबर 75 का पार्ट 2। जो तीसरा है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद का मतलब है भाई जितने भी विभाग हैं, जिस मंत्री को दिए गए हैं, वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर वो कोई जवाब मांगती है तो मंत्री परिषद को उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अगर किसी की मान लो एक पार्टी की गवर्नमेंट आई हुई है और जो दूसरी पार्टियों से भी तो लोग जीत के आए होंगे एमपी, उनको भी जवाब देना पड़ता है, किसको, मंत्री परिषद को। फोर्थ पार्ट में बोलता है पद ग्रहण से पूर्व प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। भाई क्या लेंगे, सभी के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने। पांचवा है मंत्री परिषद का सदस्य बनने के समय यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है
तो उसे 6 महीने के अंदर भाई संसद का सदस्य बनना होगा, और अगर वो नहीं बन पाया तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल के आती है, एक व्यक्ति जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। क्या है उसके लिए कंडीशन? उसको फिर 6 महीने के अंदर अंदर भाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि जिस टाइम पे प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जा रहा होगा उस टाइम पे मान लो वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो बनाया तो जा सकता है, उसको कोई विभाग भी दिया जा सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतकर आना होगा संसद के अंदर, ठीक है ना। और अगर वो नहीं आता है तो फिर उससे वो पद वापस ले लिया जाता है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 75 जिसमें प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन था, ठीक है ना। इसके बाद जो भाई हमारा अगला अनुच्छेद आता है वो है आर्टिकल नंबर 76। देखो 76 में क्या है, महान्यायवादी, यानी कि जिसको बोलेंगे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। ये जो महान्यायवादी है या आर्टिकल नंबर 76 है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है महान्यायवादी, क्या होता है भाई? जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जो जनरल होता है, वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, कानून अधिकारी, विधि अधिकारी, ठीक है ना। यानी कि भारत सरकार का वकील। अगर भारत सरकार के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उसको कौन हैंडल करेगा? भारत का विधि अधिकारी, यानी कि अटॉर्नी जनरल लड़ेगा उस केस को कोर्ट में जाकर के। ऐसा थोड़ी ना अगर भारत सरकार के ऊपर केस है तो भाई वहां पे कोर्ट में प्रधानमंत्री जाए हुए, ऐसा नहीं है। यानी कि भारत सरकार को कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा? महान्यायवादी करेगा। ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी या फिर कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता भाई, ठीक है। जो भारत का पहला विधि अधिकारी हुआ था वो कौन था? MC सीतलवाड़। पहले भारत का पहला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे भाई? वो थे MC सीतलवाड़, ठीक है। और क्या है भाई? देखो जो अटॉर्नी जनरल है ना तो वो किसी सदन का सदस्य होता, यानी कि ना लोकसभा का सदस्य होता, ना राज्यसभा का सदस्य होता, ना वो किसी समिति का सदस्य होता, लेकिन वो लोकसभा में जाकर भी बोल सकता है, वो राज्यसभा में भी जाकर के बोल सकता है, या फिर कोई समिति होगी उसमें जाकर के भी बोल सकता है, लेकिन किसी भी सदन में, संसद के सदन में उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया, वह कौन सा व्यक्ति है या कौन सा पद है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी वहां जाकर के बोल सकता है, उनकी समितियों में हिस्सा ले सकता है? वो है भाई भारत सरकार का विधि अधिकारी, यानी कि महान्यायवादी। देखो न्यायवादी संसद के दोनों सदनों में या उनकी या फिर समितियों में जाकर बोल सकता है या हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के मत देने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। और ना ही वो किसी सदन का सदस्य होता है, ना ही वह किसी सदन का सदस्य होता है, ठीक है ना भाई। संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन जब वो चाहे
वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेगा। और ऐसा भी नहीं है भाई वहाँ पर उस टाइम पे जब वो गया, कोई बिल आया हुआ है, वोटिंग चल रही है उसके ऊपर, भाई वो उसके ऊपर अपना वोट डाले, वो वोट भी नहीं दे सकता। अच्छा, तो महान्यायवादी, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति की जो क्लास थी उसमें, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता भाई राष्ट्रपति, यानी कि अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अच्छा, फिर महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भाई भारत का महान्यायवादी बनने के लिए उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है भाई? चाहे तो वो किसी 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में वो 10 साल तक वकील बन करके रह चुका हो। ये योग्यताएं होती है उच्चतम न्यायालय का जज बनने के लिए, ठीक है ना। ये हम वैसे आगे चल के पढ़ेंगे भी, ठीक है। योग्यताएं, महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होती है, न्यायाधीश बनने के लिए होती है, ठीक है ना भाई। महान्यायवादी उसी को बनाया जाएगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं हैं, ठीक है ना। ये था भाई हमारा आर्टिकल नंबर 76, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, क्या नाम है, भारत का पहला महान्यायवादी कौन रहा? MC शीतलवाल। आर्टिकल नंबर 77 में है भाई भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है भाई ये आर्टिकल, यानी कि भारत सरकार के जो संचालन है, संचालित किया जाता है उसके बारे में। भारत सरकार की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी भाई, यानी कि सभी कागजों में किसको प्रमुख दिखाया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को दिखाया जाएगा। जितनी भी कार्यवाही होगी सारी की सारी किसके नाम से की जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता भाई वो है हमारा आर्टिकल नंबर 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद की कड़ी है भाई। जो प्रधानमंत्री है ना वो एक बॉन्ड का काम करता है, किस किस के बीच में? राष्ट्रपति के बीच में और मंत्रिपरिषद के बीच में। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचानी होती है तो वो उसको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा किसको? प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री बात करेगा किसी मंत्रिपरिषद से। इसी प्रकार अगर मंत्रिपरिषद को कुछ बात पहुंचानी है राष्ट्रपति तक तो वो उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे प्रधानमंत्री। यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। यही बात बोलेगी आर्टिकल नंबर 78 में। अब देखो, एक मंत्रिपरिषद वर्ड आता है, एक आता मंत्रिमंडल। क्या होते हैं ये? इनको डिटेल में समझो। उससे पहले ये देखो भाई, जो ये मंत्री होते हैं ना कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? मंत्री होते हैं भाई 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन रिसेंटली दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, भाई मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री होते हैं भाई 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट में कौन से आते हैं? देखो एक बार, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं भाई जिनको विभाग अलॉट किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं शिक्षा मंत्री, शिक्षा का विभाग किसको दे दिया? शिक्षा मंत्री को दे दिया, तो वो कैसा मंत्री कहलाएगा? कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। देखो, जिसको विभाग आवंटित कर दिया जाए, आवंटित यानी कि बांट दिया जाए, आवंटित कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? कैबिनेट मंत्री। शिक्षा विभाग एक व्यक्ति को दे दिया, मतलब किसी मंत्री को दे दिया, तो वो कौन सा मंत्री कहलाएगा? कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। अगला इसके बारे में लिखो, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, ये विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भी इनको मिला है प्रमुख होते हैं, और उनसे संबंधित फैसले लेते हैं, और उनसे संबंधित
फैसले लेते हैं, जो भी लेना होगा फैसले लेते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद जो आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री होते हैं भाई, ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना। ये कैबिनेट मंत्री को, मंत्री के भार को कम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा लिखो। ये कैबिनेट मंत्री के भार को कम करने के लिए नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं, होते हैं। क्या होता है ना भाई, कई बार एक ही मंत्री को कई कई विभाग दिए जाते हैं, तो उसके पास बर्डन ज्यादा ना हो, उसकी हेल्प के लिए किसको नियुक्त कर दिया गया? राज्य मंत्री को। ठीक है ना। ये मतलब इसको हेल्प करेंगे, इसको असिस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा लिखो, ये विभाग से संबंधित फैसले नहीं लेते, ये विभाग से संबंधित फैसले नहीं लेते, से संबंधित फैसले नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है ना। मुख्य फैसले तो कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री ही लेगा। राज्य मंत्री क्या करेगा? सिर्फ उनको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उनसे फैसले नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज और मेंशन है इसके अंदर, अगर कैबिनेट मंत्री देश के अंदर नहीं है और वो कहीं बाहर गए हुए, उस समय पर उस विभाग से संबंधित कोई फैसला लेना पड़ जाए, तो उस वक्त ये कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेंगे और अपना मतलब फैसले भी ले सकते हैं। लिखो, जब कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं हो, मौजूद नहीं हो, मतलब मान लो कहीं बाहर विदेश में घूमने गए हुए, उस टाइम पे यहाँ पे कोई डिसीजन लेना विभाग से संबंधित, तो राज्य मंत्री उस केस में ले सकते हैं। जब कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं हो, तब ये विभाग से संबंधित फैसले ले सकते हैं, तब ये विभाग से संबंधित फैसले ले सकते हैं। ठीक है ना, ले सकते हैं। फिर आता है भाई तीसरा क्या? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, सॉरी उपमंत्री, उपमंत्री। फिर आते हैं भाई उपमंत्री। उपमंत्री किसकी हेल्प के लिए होते हैं? ये होते हैं राज्य मंत्री की। यानी कि कैबिनेट को हेल्प कौन करेगा? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री को हेल्प कौन करेगा? उपमंत्री करेंगे। ठीक है। ये राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री के भार को कम करने के लिए नियुक्त होते हैं, के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है ना भाई। तो फिर अब ये बात तो लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। क्या ये विभाग से संबंधित फैसले लेते होंगे? बिल्कुल नहीं लेते। ये विभाग से संबंधित फैसले नहीं लेते भाई। ठीक है ना। ये सिर्फ वहां पर एज ए मतलब सहायता मदद के लिए एज ए सबॉर्डिनेट होते हैं। ठीक है ना। क्या मंत्री कितने प्रकार के? भाई 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री जो विभाग के चीफ होंगे, जो भी डिसीजन लेने होंगे इन्हीं को लेने होंगे। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए, लेकिन जब जब कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं होगा उस केस में विभाग से संबंधित फैसले भी लेंगे। उपमंत्री ये राज्य मंत्री को मदद करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन के भार को कम करने के लिए होते हैं। ये फैसले विभाग से संबंधित बिल्कुल भी नहीं लेते। ठीक है भाई। अब देखो, अब 2 वर्ड आते हैं, एक तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, और एक आता मंत्री परिषद। मंत्री परिषद हमने यहां पर भी जिक्र किया, मंत्री परिषद। भाई मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये चीज ध्यान से समझ लो। कहीं ये सोचो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद एक ही चीज है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता? भाई मंत्रिमंडल में शामिल होता प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और प्लस में राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। जब ये सभी मिल जाते हैं तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है।
और मंत्री परिषद क्या होती है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्लस में भाई उप मंत्री। ठीक है ना, दोनों वर्डिंग में ये डिफरेंस है भाई। इसमें तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होंगे, और मंत्री परिषद में क्या होगा, जब उप मंत्रियों को भी शामिल कर लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी भाई? मंत्री परिषद। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो, सॉरी, जो प्रधानमंत्री है वो किस किस के बीच की कड़ी है? मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री की। ठीक है ना, और ये जो सारा मंत्रिमंडल हो या मंत्री परिषद हो, इसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 78 में। इससे रिलेटेड भाई कुछ और भी चीजें हैं, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो एक बार वो और देखो क्या है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। जो कैबिनेट शब्द भाई आज हम यूज करते हैं, भाई कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ये वाला, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई आगे चल के हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 352, उसमें वर्णन है किसका? राष्ट्रीय आपात का। और उसमें यह लिखा गया भाई जो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर लगाई जाएगी। ठीक है ना, इसलिए संविधान में फिर ये कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था। अगला आता है भाई, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, बिल्कुल होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत, लास्ट क्लास में बताया था, आहूत मतलब शुरू करना, संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान यानी कि एंड करने संबंधी सलाह देता है, और राष्ट्रपति को यह सलाह माननी होगी। राष्ट्रपति को यह सलाह माननी होगी, यह सलाह माननी होगी भाई। ठीक है ना, मैंने बताया था भाई जो राष्ट्रपति को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा वो बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन धीरे धीरे हम संविधान आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा राष्ट्रपति तो मतलब नाम की पावरफुल चीज है, सिर्फ नाम की, लेकिन वास्तव में नहीं है। अब देखो, प्रधानमंत्री उसको जो सलाह देगा वो माननी अनिवार्य है राष्ट्रपति को। बताओ ये कैसी पावर हुई उसके पास? ओके, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल देगा ये जो लोकसभा चले इसको विघटित कर दो, इसका एंड कर दो, और राष्ट्रपति को वो करनी भी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकता। जो मंत्री परिषद ने, जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया वो उसको करना पड़ेगा। वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री के पास ये पावर है, वो अपने जो मंत्री परिषद है उसमें से किसी भी मंत्री को बोल दे भी इसको सस्पेंड कर दो, राष्ट्रपति इसको कर देगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो अपना उसका मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होगी वो उसका क्या होगा? प्रमुख होगा, और उसकी अध्यक्षता भी करेगा भाई वो। जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप विघटित हो जाएगी। यानी कि जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो वो मंत्री परिषद भी समाप्त हो जाएगी। अब देखो, प्रधानमंत्री को बनाया किसने? लोकसभा ने। लोकसभा का जब तक उसे समर्थन प्राप्त है तब तक वो क्या रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ना भाई, जो लोकसभा के लोग हैं वो बोलेंगे हमारा बहुमत इस व्यक्ति के साथ है, तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। यानी कि उन्हीं लोगों के कारण क्या? प्रधानमंत्री। और अब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख हो गया। यानी कि अगर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहना है तो उसे लोकसभा का बहुमत चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब जिन मंत्रियों ने उसको सपोर्ट किया था, बहुमत दिया था, अब उनको खुश करके भी रखना, क्योंकि अगर उन्होंने समर्थन ले लिया तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, चलो मान लो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को खुश रखने के लिए कुछ भी करेगा, एक प्रकार से वो तो उनके हाथ में हो गया ना, मंत्री परिषद के हाथ में प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री अगर चाहे तो पूरी मंत्री परिषद को भी भंग करवा सकता है। यानी कि अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं तो मैं पूरी परिषद, इसको मंत्री परिषद को भी भंग कर देता हूं। यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है और वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, फिर अब आगे बात ये आती है, भाई मान ले प्रधानमंत्री को
लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो उनको खुश करने के लिए क्या करे भाई, एक एक पद बांट दे ताकि वो उसे समर्थन देते रहे, ठीक है ना। लेकिन फिर संविधान में एक संशोधन किया गया, क्या भी मंत्रिपरिषद है ना, उसका आकार डिसाइड कर दिया गया। यानी कि ऐसा नहीं होगा प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बना दे, हर एक को एक एक विभाग दे रखा है उसका समर्थन पाने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद का आकार तय होता है। कैसे होता है उसमें देखो, मंत्रिपरिषद का आकार भाई, जो ये मंत्रिपरिषद थी इसका मूल संविधान में जिक्र था ही नहीं। इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में लाया गया, और जिसमें यह बोला गया जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऐसे तो जो प्रधानमंत्री होगा वो अपना बहुमत बनाए रखने के लिए क्या कर देगा, सभी को एक एक विभाग दे देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये डिसाइड किया गया भाई जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं बनाई जा सकती, ठीक है ना। लेकिन इसका एक अपवाद है भाई, अपवाद है दिल्ली। अपवाद क्या है, दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद होगा वो 10% से ज्यादा नहीं है। अपवाद दिल्ली की तरह 10% से ज्यादा नहीं है। वहां जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं भाई 70। तो यहां पर क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 ही होंगे मंत्री, 1+6, एक सीएम होगा और जो बाकी के अन्य मंत्री होंगे, ठीक है ना। क्या है, लोकसभा में तो 15%, लेकिन इसका एक अपवाद भी है दिल्ली, जहां पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है भाई। ये था हमारा प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल नंबर 78 तक। अब हम एक बार देख लेते हैं भाई अब तक हमारे भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए, किसका कितना कार्यकाल रहा, ठीक है ना। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हुए थे वो हुए थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से पद ग्रहण किया और ये 1964 तक रहे, ठीक है ना। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा भाई, सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का अब तक का पीएम में सबसे लंबा कार्यकाल। इनके टाइम पीरियड में भाई एक तो हुआ हमारा 1954 में पंचशील समझौता। क्या हुआ 1954 में पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में, ठीक है ना। और 1962 में हुआ भाई एक हमारा इनके टाइम पीरियड में चाइना के साथ युद्ध, जिसमें एक नारा भी दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में क्या रहा भाई, सबसे लंबा कार्यकाल था। 1954 में एक पंचशील समझौता होता है भारत और चीन के। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते रहते ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद भाई जो क्या होता है, इनके ऐसे अचानक से मृत्यु होगी तो क्या था, अगले जो प्रधानमंत्री आते हैं वो कार्यवाहक बनकर के आते हैं। अगला जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनकर के आया वो कौन था, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। क्योंकि भाई हम बुक्स वगैरह में क्या पढ़ते हैं भाई, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो अगला प्रधानमंत्री आया वो था हमारा लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन एक बार कुछ इस तरीके से पूछ लिया ऑप्शन में, गुलजारी लाल नंदा भी दे दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी आया था, कौन था, गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद फिर क्या आया, लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर के 1966 तक, ठीक है ना भाई। इनके टाइम पीरियड में 1965 में एक तो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ठीक है ना। उस समय पर इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ठीक है ना। और 1966 में एक ताशकंद समझौता होता है। कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है भाई। ताशकंद समझौता इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होता है।
और इनकी ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी देश के बाहर मृत्यु हुई और पद पर रहते रहते हुई, ठीक है ना। पद पर रहते रहते मृत्यु किसकी हुई? पहले तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद थे लाल बहादुर शास्त्री, और देश के बाहर किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, फिर वही स्थिति आ गई भाई अचानक से पीएम की डेथ होगी, फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री आए, कौन? गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? गुलजारी लाल नंदा। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो अगले कार्यवाहक प्रधानमंत्री आए वो भी कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तीसरा है भाई, फिर आई हमारी इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। ये 1966 से लेकर के 1977 तक रही, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके क्या हुआ इसके टाइम पीरियड में? एक तो भाई इसको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक क्या था, जब ये पीएम बनी उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जो पीएम बनने के समय राज्यसभा का सदस्य था, ठीक है ना। पीएम बनने के समय, पीएम बनने के समय राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद जो अगले आए वो थे भाई मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 तक लेकिन 79 तक रहे, ठीक है ना। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। अच्छा भाई, ये इंदिरा गांधी के टाइम पर उप प्रधानमंत्री बनकर भी रहे थे। इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी थे। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा भाई 79 से लेकर के 80 तक। इसके बाद जो अगले आए 6ठे नंबर पर वो थी भाई, फिर से क्या आ गई थी? इंदिरा गांधी आ गई थी। 1980 से लेकर के 1984 तक ये रही। इससे अगला जो आया राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से लेकर के 89 तक ये रहे, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, जो इंदिरा गांधी थी भाई वो भी अपने पद पर रहते रहते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी रहे 1984 से लेकर के 1985। एक जो हम अनुसूची पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर लाया गया था भाई, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा अगला प्रधानमंत्री आया 8वें नंबर के जो पीएम थे वो थे विश्वनाथन प्रताप सिंह। इनका जो कार्यकाल रहा वो 89 से लेकर के 90 तक रहा। ये पहले ऐसे पीएम थे जो भाई अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। कौन से पीएम थे? पहले ऐसे पीएम जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए, ठीक है ना, विश्वनाथन प्रताप सिंह। इसके बाद भाई जो अगले आए 9वें नंबर के चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल रहा 90 से लेकर के 91 तक। इसके बाद जो 10वें नंबर पर आए वो थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका जो कार्यकाल रहा 91 से लेकर के 96 तक। ये पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हमने डिस्कस किया था क्या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जिसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा हो अब तक? बिल्कुल बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदन का सदस्य बनना होगा। और उन्हीं में से एक थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने बाद में चुनाव लड़ा, पहले प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए और उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते और 5 साल तक सरकार भी चलाई, ठीक है ना। 11वें नंबर पर आते भाई अटल बिहारी वाजपेयी। ये 16 मई 1996 को बने थे और 1 जून
1996 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन, सबसे छोटा कार्यकाल कितना, 13 दिन का। और सबसे लंबा कार्यकाल अब तक किसका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद आए भी एचडी देवगौड़ा, ये 1 जून 1996 से लेकर के 1997 तक रहे। ये पद ग्रहण के समय कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य थे भाई। मोस्ट पूछा गया है, एसएससी का प्रीवियस है कि भी ऐसा कौन सा पीएम रहा जो पद ग्रहण के समय कर्नाटक की विधानसभा का सदस्य था, वो थे एचडी देवगौड़ा। 13वें नंबर पर फिर आए भाई आई के गुजराल, 97 से लेकर के 98 तक। 14वें नंबर पर आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, दोबारा से 98 से 99 तक, 1 साल तक इन्होंने लगभग फिर से सरकार चलाई, ठीक है ना। फिर 15वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से फिर से आए, 99 से लेकर के 2004 तक। अब की बार इन्होंने सरकार पूरी चलाई भी, पूरे 5 साल तक, ठीक है। जो फिर 16वें नंबर पर आते हैं मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर के 2014 तक। 17वें नंबर के जो पीएम है हमारे, वो कौन है, नरेंद्र मोदी, 2014 से वो अब तक कंटिन्यू है। जो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री है वो 17वें नंबर पर है, यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वें नंबर की चल रही है, जिसमें पीएम कौन है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो, इन पीएम से निकल करके कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। पहले गैर कांग्रेसी पीएम तो कौन बने थे, मोरारजी देसाई। पीएम पद से त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम भी यही थे, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, मोरारजी देसाई। सबसे ज्यादा उम्र के पीएम बनने वाले भी यही थे भाई, मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे, राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के यानी कि यंगेस्ट पीएम कौन से रहे हैं अब तक, राजीव गांधी। लोकसभा का सामना न करने वाले पीएम थे भाई चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा में पेश ही नहीं हुए थे। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कौन से हटाए गए थे, वो थे विश्वनाथन प्रताप सिंह। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा था हमारा कौन से पीएम का, वो था जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे कम कार्यकाल रहा था वो था अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन। तो आज की क्लास में इतना ही। जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम संसद का गठन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।